यूपी बोर्ड के अंतर्गत देखा जाए तो परिभाषाएं तो आती ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर देखें तो जैसे बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये तो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि भार भार प्रतिशतता की परिभाषा से तो विशेष कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप जनरली आप सोचे तो भार भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणित 100 हो जाता है। ये तो होता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व तो इस लाइन का है। 10% द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता का तात्पर्य क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित होगा। यानी 100 ग्राम विलेय की मात्रा ग्राम में विलेय, देखिए ग्राम में ही विलयन भी होगा और ग्राम में ही विलेय की मात्रा होगी। तो अब इस 100 में से आप 10 घटा देंगे, यानी 100 में से आपने 10 को घटा दिया तो कितना बच जाएगा आपका, 90 ग्राम बच जाएगा विलायक। तो ये प्रश्न को हल करने में सहायक होगा। अब ऐसे ही देखिए आप क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशतता और आप आयतन प्रतिशतता के आधार पे आते हैं। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी भार आयतन प्रतिशतता भी इसे कहते हैं। अब ये परिभाषा जो है सो है, आप जनरल रूप से आप समझें, इसका अर्थ जो है सबसे जरूरी कि इसका अर्थ है ये वाला बात है कि किसी विलेय में 5% द्रव्यमान आयतन से तात्पर्य क्या है कि 100 मिली, बिलियन की मात्रा किसमें होगी, मिली में, 100 मिली में 5 ग्राम विलेय उपस्थित है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या है कि जैसे जनरली आपेक्षिक घनत्व दे देगा या घनत्व दे देगा तो उसकी सहायता से आप ग्राम आदि की मात्रा को निकाल सकते हैं, ग्राम आदि को मात्रा को निकाल सकते हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। आयतन प्रतिशतता है तो इसमें भी किसी बिलियन के 100 मिली में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों का जो आयतन है, मात्रा जो है उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फास्ट डिवीजन मैं बता रहा हूँ तीव्रता से। अब इसमें क्या, इसके अगर आ जाता है प्रश्न में किसी न्यूमेरिकल में तो इसमें अगर लिखा रह सकता है कि 10% आयतन प्रतिशतता यानी भी या आयतन अनुसार हो सकता है। तो यहाँ पे विलेय भी आपका मिलीलीटर में होगा, विलयन भी आपका मिलीलीटर में होगा, यानी दोनों ही मिलीलीटर में होंगे। अब इसे मूलता ज्ञात करनी है, विलेय का भार विलेय का भार है तो आप आयतन इससे से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप ऊपर वाले भी में भी ऐसे ही था, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। पीपीएम में सांद्रता क्या मतलब है, पीपीएम में सांद्रता का मतलब देखें तो बिलियन के 1 मिली, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाखवें भाग, किसी बिलियन के 1 मिलियन अर्थात 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए इसका सबसे बड़ा अर्थ क्या है। 25 पीपीएम में आयोडीन से तात्पर्य है कि 10 के पावर जो 6 अर्थात 10 लाख नमक में 25 ग्राम आपकी आयोडीन उपस्थित है। ये बात मिलीलीटर में भी हो सकती है। अब बात करते हैं विलेयता की। विलेयता क्या है, विलेयता में आसान बात यह है कि किसी भी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी भी, ऐसे समझ जाइए कि 100 ग्राम विलायक ले लिया गया है और इसमें विलेय स्थिर ताप पर विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा उपस्थित होगी वही उस विलेय की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाती है। ऐसे कह सकते हैं। मूलता क्या है, मूलता देखिए परिभाषा यहीं से बता दे रहे हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मूलता कहते हैं। और मूलता बराबर देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है उसको समझे। मोलों की जो संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये होता है। और ये जनरली आप याद कर सकते हैं और यहां से आप देख करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो मूलता है इसको आसानी से आप समझ सकते हैं और जनरल रूप से आप समझने का इसी तरह से प्रयत्न करेंगे। अब आगे सोचिए, मूलता हो गया तो मूलता की परिभाषा, अच्छा इसका मात्रक पूछ सकता है। मात्रक ये देखिए अब लिखना चाहते हैं तो ये देखिए ये तो मोल में होगा, ये लीटर में होगा तो इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर।
इस तरह से मूलता की परिभाषा हो गई। इसी तरह से देखिए न्यूमेरिकल में कई जगहों पर पूछा है, जिस बिलियन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर बिलियन कहा जाता है। जैसे इसी प्रकार डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर्स होते हैं जिनके संकेत डेसीमोलर का m/10, सेंटी का m/के 100 और मिलीमोलर का m/के 1000 होता है। अब आगे समझते हैं बिलियन की नॉर्मलता क्या है। देखिए बिलियन की नॉर्मलता के लिए इस फास्ट रिवीजन में आप समझें कि बिलियन की नॉर्मलता के लिए किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ पे तुल्यांकों की संख्या ऊपर होगा और बिलियन का आयतन नीचे हो जाएगा। आप जनरल रूप से समझ सकते हैं बिलियन की जो नॉर्मलता है वो विलेय का भार, नॉर्मलता बराबर उसका होता है तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय के भार में तुल्यांकी भार का भाग कर सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि आसान भाग किया जाता है तो आसानी से आपका जाता है बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक की बात किया जाए तो देखिए मात्रक इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए तुल्यांक प्रति लीटर, क्योंकि विलेय तुल्यांक में है, इसको आप लीटर में, इसको मिली तुल्यांक से करेंगे तो ये आयतन आपको मिलीलीटर लिखना पड़ेगा। दोनों तरह से परिभाषा बना सकते हैं। कई बार प्रश्नों में आ जाता है कि एक नॉर्मल बिलियन एक मोलर बिलियन, तो यहाँ नॉर्मलता है तो यहाँ पे नॉर्मल बिलियन आ जाएगा। अगर बिलियन के 1 लीटर में एक तुल्यांक उपस्थित हो तो उसे नॉर्मल बिलियन कहा जाता है। इसी तरह से आपका डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल भी बिलियन होते हैं। अब आगे समझना कुछ दूसरी चीजें हैं। मोललता क्या चीज होता है, मोललता किसे कहते हैं उसको देखने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। मोललता क्या है, बिलियन की मोललता की बात करें तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को या बिलियन मोलों की संख्या को ऐसे समझें जनरल रूप से कि 1 केजी विलायक में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोललता कहा जाता है। इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति केजी हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्राम लिखते हैं तो यहाँ पे आपका 1000 का गुणा होगा। अगर मात्रा विलायक केजी में ले रहे हैं तो यहाँ पे 1000 गुणा नहीं होगा। अब आगे समझते हैं विलेय का। आप देखिए मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मोल की संख्या बराबर होता है आपका, ये मोल की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। तो अनुभार नीचे चला जाएगा तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणते विलायक का भार, गुणते क्या आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर ऐसे समझिए विलायक के 1 केजी में पदार्थ के 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे विलयन क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहा जाता है। अब समझते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या उस बिलियन उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहा जाता है। लेकिन क्यों भाई कैसे ये बात कही जा रही है, इसको समझा जाए। देखिए आप बिलियन है तो बिलियन में क्या होगा आपका, विलेय के मोल भी होगा विलायक भी होगा। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन। तो जिसका निकालने हैं, जैसे आप विलेय का निकालना है तो इसके घटक के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन में क्या होंगे, दोनों होंगे एन प्लस कैपिटल एन। देखिए एन प्लस कैपिटल एन है, इसीलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर आपका क्या लिखा जा रहा है, स्मॉल एन और बिलियन के कुल मोल स्मॉल एन धन कैपिटल एन, ऐसा लिखा जा रहा है। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या बट ये विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, इस तरह से होता है। यानी जनरल रूप से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो घेर रहे हैं ये मोल प्रभाज का फार्मूला है। अगर बिलियन तनु होगा तो आप विलेय के भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार हो जाता है किसी विलेय के लिए। लेकिन जिसका पूछे उसके मोलों की संख्या हमेशा ऊपर और नीचे क्या जाएगा, विलियन के मोलों की संख्या होगी। अब इसी तरह से अन्य बातें भी, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता यदि निकालना चाहते हैं आप तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के लिए किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्रामों की तुल्यांकों की संख्या विलेय के ग्राम मोलों की
विलेय की मात्रा उसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। यानी किसी विलयन के लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक को, यानी विलेय की मात्रा, मुख्यतः क्या है, विलेय की मात्रा, ये मुख्यतः विलेय की मात्रा ही ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अशुद्ध जल में शुद्ध जल की मूलता क्या होगी? अशुद्ध जल, तो आप सोचिए कि भाई अशुद्ध जल का पूछ रहा है तो वही विलेय की अवस्था में होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लेते हैं 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिली होता है। 1000 मिली को आप 1000 ग्राम के नियर अबाउट मान लें। देखिए आप सीधे तौर पर मैं बता रहा हूँ, तकनीकी तौर पे बात, ठीक है। तकनीकी तौर पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, यहाँ पे आप 1000 कर दिए विलेय की जगह, और ये विलेय का अणुभार क्या है, मैंने जल का अणुभार कितना 18 हो गया। विलयन का माना कितना था, 1 लीटर माने थे। अब 18 का भाग कर देंगे तो 55.55 होगा, निकटतम में 55.56 मोल प्रति लीटर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब आगे जनरल रूप से देखें, एक प्रश्न है, ये जो मैं बच्चों को बताया हूं उसी के नोट्स हैं। जनरली आप देखें यहाँ पे, यदि 0.1 सिल्वर नाइट्रेट है और 0.1 NaCl विलयन में समान आयतनों में परस्पर मिलाया जाए तो सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता पूछ रहा है। तो ऐसे हम देखिए सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से क्रिया करेगा तो आपका क्या बना लेगा, सोडियम, और इसके साथ एक क्रिया कर लेगा तो आपको सोडियम नाइट्रेट बन गया। ये इसके साथ कर लिया, क्रिया करेगा, सिल्वर क्लोराइड बन गया। तब देखिए क्वेश्चन निकालना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कहा क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के भी आयतन ले जाए तो आपका क्या नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे C के बराबर से होता है N बटा के भी, ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अगर मोलों की संख्या, इसमें सांद्रता कितनी दी गई 0. ये फॉर्मूला सही है। अब इसमें क्या होगा, 0.1 होता है, गुणते आपका आयतन भी कर देंगे और यहाँ पे n, तो n के मोलों की संख्या देखिए निकालना है, की संख्या, तो यहाँ पे n बराबर लिखना चाहते 0.1 भी होगा, यानी ऐसे समझिए 0.1 भी होगा आपका, और बटे क्या जाएगा v प्लस बी। अब यहाँ पे आपका 2 भी होगा, भी कट जाएगा तो 0. देखिए 0.1/2 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो 1/20 हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न है 0.2 M(H2SO4) विलयन ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो ये देखिए यम जो दिया गया, मूलता दी गई, तो मूलता क्या आता है, विलेय का भार, अणुभार, आयतन हो जाता है। और ये सोचिए आप कि जो भार अणुभार दिया गया है, इसमें भार बटा के जो आयतन है ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को व्यक्त करता है। इसीलिए मूलता प्रभाव क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बटे के मूलता हो जाता है। तो आप मूलता अणुभार हो जाता है, तो अणुभार का मान कितना 0.2 रखेंगे, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ये अणुभार किसका निकालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 आ जाएगा। 98 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। जब 98 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना हो सकता है, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18, ये 49 कैसे हो सकता है, ये गलत लिखा गया है। 2 8 कितना हो जाता है, 16 जाएगा, और 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 9 18, 2 9 18 को 19.6 हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बच्चे ने गलत लिखा है। तो जो नोट्स हैं उसी के आधार पे मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। आगे समझ सकते हैं जनरल रूप से कि किस हिसाब से इसको कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन में देखें तो 3 ग्राम एसिटिक एसिड 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है, तो मोललता को ज्ञात करें। मोललता ज्ञात करने की बात कर रहा है। 3 ग्राम एसिटिक एसिड कहाँ पे है, मैंने ऐसे समझिए, अगर 3 ग्राम एसिटिक एसिड ले, जैसे देखिए ये आपका विलय, तो ये आपका बेंजीन हो गया, मैंने कि विलायक के रूप में बेंजीन, इसमें 3 ग्राम क्या क्या एसिटिक एसिड मिलाया गया, 80 ग्राम बेंजीन था। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, मोललता पूछ रहा है तो विलेय का भार अणुभार बटे विलायक का भार, तो 3 तो ग्राम आपका विलेय हो गया, ये आपका 60 ग्राम 80 ग्राम हो जाए, ये
विलेय का अणुभार, तो विलेय कौन सा, एस्टिक एसिड है, तो एस्टिक एसिड का सूत्र क्या आता है, CH3COOH होता है। अब इसका अणुभार निकालेंगे तो आपका 60 ही आएगा, 60 यहाँ पे आपने रख दिया, 80 जीरो कटा दिया, कितना हो गया 30/48, 0.6225 हो जाता है। और अन्य न्यूमेरिकल पुनः लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और भी है इसमें। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है भैया, सोडियम कार्बोनेट में 0.2 बिलियन के 500 मिली बिलियन बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा ज्ञात करिए। 500 मिली बिलियन बनाने के लिए उपयुक्त मात्रा में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का 0.2 यानी कि मूलता पता है। प्रश्न में क्या पता है, मूलता पता है, तो जब मूलता पता है तो मूलता 0.2 है, तो आपने 0.2 रख दिया। विलेय का जो भार है वो ही तो पता करना है, 1000 लिख दिया। अणुभार आपने ज्ञात कर लिया कितना होता है, कौन है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम का देखिए 23 होता है, 23 गुणित 2 कर दे 46, कार्बन का 12 होता है, ये 16 गुणित 3 हो जाता है, हल्का 16 3 48 और 12 60, 60 और 46 जोड़ देंगे 106 हो जाएगा, 106 हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, अणुभार निकालना है तो ये 100, एक बात ये ध्यान देना है कि क्या चीज का, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट 106 लिख दिया आपने। 500 का बाद देखिए ये यहाँ पे 500 रखे, 500 बटा 1000 तो 0.2 या 1000 को ऊपर ले जाए, जब 1000 को ऊपर ले जाते हैं तो 500 से 1000 कटा देंगे, 2 हो जाएगा, 2 का भाग कर देंगे इसमें 153 हो जाएगा, और 53 का गुणा इसमें कर देंगे, 53 में 0.2 का गुणा कर देना है, तो 0.2 गुणा करने में कितना, 2 3 6, 2 5 10, 10 हो जाता है। एक अंक पे दशमलव लग रहा था, एक अंक पे आपने दशमलव लगा दिया, आंसर 10.6 जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पे 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात करो, ऐसा कह रहा है। ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव बराबर क्या होगा, जिसका मोल प्रभाव पूछेगा उसके मोलों की संख्या ऊपर, फिर उसके मोलों की संख्या धन जिसमें विलयन बनाया गया, अर्थात जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो एक आप देखें यहाँ पे 1.8 क्या दिया गया है, इसमें देखेंगे आप तो 1.8 आपका दिया गया ग्लूकोज की मात्रा दी गई है, ठीक है, 1.8 दिया गया है। 90 ग्राम जल का मात्रा दिया गया, तो देखिए 1.8 बटे 180 कर दें, क्यों, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज होता है सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब इसको हल करेंगे तो इसका 12 छक 72, 72 12, 72 और 12 आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 72 12 आपका 4 84 और 16 छक्का 96, तो 96 आपने जोड़ दिया, 96 आप जोड़ेंगे तो कितना हो, 6 4 10 9 8 17 180, तो ये आपको कितना हो जाता है, 180 आ जाता है, ऐसे कह सकते हैं। जब 180 आ गया तो 180 का आपने भाग कर दिया 1.8 में, इसका भी इसमें भाग कर देंगे, इसका 90 का भाग कितना, 18 5 90, 5 बार जा रहा है, इसका 1/100 है, तो इसका भाग करेंगे 0.01 बार जाएगा, ठीक है, आसान है। तो अगर जा रहा है तो 0.1 है, लिखा गया आपका 0.1 लिखा जा रहा है, 0.1.5, तो आपका कितना हो सकता है, ये आपका हो जाएगा 0.01 और ये 5.01। ऊपर से आप 100 गुणा कर देंगे, 100 को गुणा करते ही क्या आ जाएगा आपकी का, ये हट जाएगा 1 अपान कितना, 1/501 हो जाएगा। अब 501 हो जाए, भाग करना चाहते हैं तो आपने दशमलव लगाया, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब 1 0 बढ़ेगा, अब भी भाग नहीं जाएगी, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तब भाग जाएगा, तो 501 है तो 2 बार जाने की उम्मीद है, लेकिन 1 ज्यादा होने से एक बार जाएगा। अब घटा देंगे 501 को, तो आपका 501 कति आप घटाते हैं इसमें से, मान लीजिए यहीं पे मैं घटा दे रहा हूं 501 को, यहीं पे माइनस कर देना है तो 9 हो जाएगा, 8 होगा, और यहाँ पे 9 में 489 जीरो, तो 45 नहीं, नियर अबाउट 9, तो ये जो आंसर लिखा गया वो क्या आपका है, सही है। आगे क्वेश्चन क्या है भाई, आगे क्वेश्चन एक और है कि 5 लीटर 2m NaOH विलयन बनाने के आवश्यक मोलों की संख्या कितनी, n बटा के b है, तो ये 2 है, n बटा के 5 लिख दिए, 5 के इसमें 2 गुणा कर दिया, 5 दूना के 10, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ जाती है, क्योंकि 5 लीटर में 2 मूलता का सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय होगा आपका
ठीक है। सीधे सीधे मोलों की संख्या दी है, ये आप सीधे तौर पे आप सोचिए कि मूलरता दी गई है, आयतन दिया गया, मोलों की संख्या पूछ रहा है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। यही फार्मूला इसके लिए उपयुक्त होगा, यानी सीधे समझे मूलरता का ये फार्मूला उपयुक्त होगा। यहाँ पे 10 मोल आ जाएगा। आगे क्या है, 1 मोलर बिलियन में विलेय का मोल प्रभास ज्ञात करो। 1 मोलर बिलियन में, जैसा कि मैं पीछे बताया हूं, देखिए बात आ गई। 1 मोल का तात्पर्य क्या है? 1 मोल का तात्पर्य है कि 1000 ग्राम विलायक अर्थात 1 केजी विलायक में 1 मोल विलेय उपस्थित है। तो विलेय का मोल प्रभास क्या होगा? विलेय के मोल प्रभास अगर बात करें तो अभी देखा गया कि विलेय के मोल प्रभास की अगर बात किया जाए, ठीक है, विलेय के मोल प्रभास की बात करें तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या 1 धन 100 बटा के 18, 1 हो जाएगा 1 धन 55.56। ये देखिए यहाँ पे आपका जुड़ जाए तो 56.56। अब इसका भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 0.18 आने वाला है, ये इसका आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक और भी क्वेश्चन है। स्प्रिट के नमूने में, स्प्रिट के कह रहा है कि स्प्रिट के एक नमूने में 90% W/W एथेनॉल का मोल प्रभास ज्ञात करिए। तो एथेनॉल का मोल प्रभास की बात कर रहा, तो इथेनॉल की मोल प्रभास कैसे ज्ञात करेंगे? एथेनॉल का अगर मोल प्रभास की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो 90% W/W लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि 90 ग्राम जो आपका है एथेनॉल, स्प्रिट के एक नमूने में एथेनॉल है, तो ये 90 ग्राम जो एथेनॉल है वो स्प्रिट के 100 ग्राम में उपस्थित है। इसका तो यही हो जाता है, जब 100 ग्राम में उपस्थित है तो आप जब 100 ग्राम की बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि विलेय एक देखिए 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, तो बिलियन 100 ग्राम, बिलियन 90 ग्राम, तो विलायक कितना हो जाएगा? 10 ग्राम होगा आपका। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहते हैं? एथेनॉल का पूछ रहा है, एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे एथेनॉल के मोलों की संख्या धन क्या हो जाएगा आपका? स्प्रिट के मोलों की संख्या। तो 90 बटा कितना कर दिया आपने? 90 बटा के आपने 46 कर दिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एथेनॉल का अणुभार जब निकालेंगे तो आपको 46 आए। क्यों, कैसे हो रहा भैया कि एथेनॉल का अणुभार 46 और क्यों और कैसे हो रहा है, इसको सोचा जाए। देखिए यहाँ पे 12 दूना कितना होता है? कार्बन के 2 परमाणु, तो 12 दूना के 24 और 24 और 5 29, 29 31 और 30 और 16 46 हो जाएगा। आसानी 46 90 में 46 का भाग करेंगे 1.98, ये भी सेम कंडीशन है 1.98 होगा। इसका भाग करके 18 जीरो 10 में लाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा 18×5 = 90, 18×5 = 90। इसमें 0.55, इसका जब हल कर लेंगे तो आंसर कितना आने वाला आपका है? आंसर की अगर बात करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.779 देख सकते क्या है। पराशरण दाब आप देखें तो अश्म से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर गुजरना ही क्या कहता है? पराशरण कहलाता है। इसको आप देख सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? वह झिल्ली जो अपने में केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, उसे क्या कहते हैं? पारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे, आसान सा है। पराशरण दाब, बिलियन पे लगाया गया अतिरिक्त जो दाब होता है पराशरण दाब, मैंने किसी बिलियन पे लगाया गया जो अतिरिक्त दाब, मैंने पराशरण क्रिया को रोकने के लिए बिलियन पे लगाया गया अतिरिक्त दाब को पराशरण दाब कहते हैं। विषण ठीक क्या है? अगर विलायक और विलेय अणु, ऐसे कह सकते हैं, विलायक और विलेय अणु एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करें तो विषण होगा बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के, यानी कि ऐसे कह सकते हैं विलायक और विलेय के अणुओं का एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करना ही विषण कहलाता है। ठीक है, एक सामान्य सी बात है। विषण और पराशरण में अंतर देख सकते हैं आप जनरल रूप से। तनु विलयंसों में जो फेफर का नियम है इसके आने की संभावना कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या आपको हो सकता है? आपका आ सकता है समपराश्रयी। ये देखिए समपराश्रयी विलयन, समानता पर जिन विलयनों के पराशरण दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन। समदाब ये सेम कंडीशन होता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वही मैं बता दे रहा हूं आपको। इस पे तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पीवी बराबर CNRT होता है पराशरण दाब वाला, तो n बटा के भी बराबर क्या होता है? CRT हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। द्रव का वाष्प दाब,
स्थिर ताप पर द्रव तथा उसके वाष्प दाब के मध्य साम्य अवस्था माने अवस्था में ऐसे भी कह सकते हैं, साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ऐसा कह सकते हैं। जनरल रूप से वाष्प दाब का अवनमन क्या है, लोअरिंग्स क्या होती है, तो सिंपल सी बात समझें, किसी भी अगर कोई भी ऐसे सोच लीजिए कोई विलायक है, विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाएगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब की यही कमी क्या कहलाती है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। इसमें जैसे मान लेते हैं कि भाई विलायक का वाष्प दाब P है, विलयन का वाष्प दाब PS है, तो वाष्प दाब में कमी क्या होगी, P माइनस। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी हो रही है उसका मूल वाष्प दाब का जो संबंध होता है वही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट ऑफ द वाइपर प्रेशर्स। ठीक है ना, तो ये वाष्प दाब का अवनमन जो है P माइनस PS है, विलायक वाष्प दाब क्या है आपका P है, इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं और देख भी सकते हैं।